गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एम्पियर का परिपथ का नियम या जिसको हम रेखीय समाकलन का नियम कहते हैं वो पढ़ेंगे। कल तक हमने देख लिया कि किसी भी कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है। आज जैसे हमने चुंबकीय क्षेत्र में गॉस का नियम पढ़ा था, गाउस प्रमेय आपको याद होगी, उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी सतह से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, यानी कि जितनी भी विद्युत बल रेखाएं हैं ई, वो किसके बराबर होती है? वो इसके ऊपर उपस्थित चार्ज के 1/ε0 के गुणा के बराबर होती है। उसी तरह इसमें जैसे ये था आपका विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस ने प्रमेय अपना नियम दिया था या गाउस प्रमेय कहते हैं। आज हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए एम्पियर का परिपथ नियम भी कहते हैं और एम्पियर का रेखीय समाकलन नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे। एम्पियर का रेखीय समाकलन नियम क्या होता है और परिपथ का नियम क्या होता है। एम्पियर ने कहा था कि किसी भी बंद परिपथ, मैं आपको इसको 3D में बना के बता रही हूँ ताकि आप इसे विजुलाइज कर ले। अच्छे से विजुलाइज तो करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको समझ आएगा। कि मान लीजिए कोई बंद वक्र है, इस वक्र के मध्य ये एक्सिस है, ठीक है, ये 3D है, और इस वक्र के अगर छोटे छोटे हिस्से अगर हम कर देते हैं, यानी एक हिस्से की लंबाई अगर dl है, ऐसे कई सारे छोटे छोटे dl हमने कर दिए, और हमें पता है कि इस वक्र के अंदर करंट I प्रवाहित हो रही है, x y इसका अक्ष है। तो आपको पता है कि जब भी किसी तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास कौन सा क्षेत्र बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। उस चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा हमेशा एक दूसरे से कितने डिग्री पर होती है? चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती है। तो इस dl में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, इस dl में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसकी दिशा, जस्ट मैंने जो पेन रखा, अगर ये सामने से होता है ऐसा, तो ये पेन रखकर मैं बता सकती थी इस दिशा में होती है। मतलब इसका मैं 3D डायग्राम बनाऊं तो इस अक्ष की दिशा में इसकी दिशा dB होती है। dB ने आप b मान लीजिए, वेक्टर b, ठीक है, यानी इससे 90 डिग्री में। अगर आपको और समझ नहीं आ रहा तो आप नॉर्मली इसको 3D में ना लेते हुए आप ऐसे बना लीजिए। ये एक तार रखा हुआ है, अगर इस पर आपने कोई हिस्सा dl ले रखा है तो उस dl में चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, अगर धारा A से जा रही है तो धारा की दिशा ऐसी है, तो उससे जस्ट 90 डिग्री पर जिस दिशा में पेन खड़ा है, देखिए आप इस तरह से पेन जैसे खड़ा है, ये इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा आड़ी है, ऐसी हॉरिजॉन्टल, और जो ये वाली दिशा है इससे जस्ट 90 डिग्री पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो ऐसे जितने भी dl हैं उन सबके लिए विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार होगा। जितने भी dl हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा चला गया, बाकी ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। फिर इस dl के लिए जो होगा वो भी कुछ इस तरह होगा, फिर इधर भी इस तरफ होगा। तो जितने भी dl हैं इन सभी के लिए चुंबकीय क्षेत्र ऊपर होगा और dl की लंबाई आड़ी है, मतलब इससे 90 डिग्री पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। हमें पता है कि जिस दिशा में चालक गति करता है उससे 90 डिग्री पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब एम्पियर ने कहा था कि किसी भी बंद वक्रीय की अगर हम बात करें और उस बंद वक्रीय में के अनुदिश जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, किसी भी बंद वक्र के अनुदिश जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसका अगर रेखीय समाकलन कर दे। रेखीय समाकलन का मतलब होता है कि इस पूरे बंद वक्र को हमने छोटे छोटे रेखीय भाग मतलब किसी भी कुंडली का रेखीय भाग क्या होगा? इसका छोटा सा टुकड़ा dl, अगर इसको हम काटेंगे तो ये कुछ इस तरह से निकलेगा। फिर ये वाला हिस्सा इसको काट के सीधा कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ऐसे छोटे छोटे रेखीय भाग के सापेक्ष अगर समाकलन कर दे, ठीक है, किसका? इसके चुंबकीय क्षेत्र का। इस संपूर्ण वक्र के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र है
उसका रेखीय समाकलन कर दें। रेखीय समाकलन कैसे किया? इस बी का मतलब हर एक रेखीय भाग में जो वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर बी आपको मिलता जा रहा है, इन सब का इस डीएल मतलब जितने भी ऐसे ऐसे डीएल है उसका रेखीय समाकलन कर दें। इस डीएल को पढ़ ही रेखीय समाकलन रहे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इस डीएल का मतलब ही क्या होता है? रेखीय समाकलन करना। एक तो समाकलन का सिंबल और पीछे किसके सापेक्ष किया है हमने? लंबाई के सापेक्ष किया है। किसका? चुंबकीय क्षेत्र बी का। इसलिए हम कहेंगे कि इस बंद वक्र के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन अगर कर दिया जाता है तो वो किसके बराबर होता है? म्यू 0 गुणा होता है इस वक्र के अंदर प्रवाहित धारा आई के। मैंने आपको बताया कि एम्पियर ने अपना नियम चुंबकीय क्षेत्र और धारा आई के मध्य संबंध को बताया था कि अगर आप हर एक छोटे छोटे रेखीय भाग के सापेक्ष इस पूरे संपूर्ण वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का समाकलन कर देंगे तो वो म्यू 0 टाइम्स होता है करंट आई के, ठीक है। तो अब आप समझिए एक चीज कि अभी तक मैंने आपको बताया कि जो रेखीय भाग है डीएल है, ठीक है, ये अभी परिमाण वाला है जिसमें केवल इसकी लंबाई पता है आपको, और इसके अनुदिश जो वेक्टर बी है ये 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। तो ये केवल परिमाण वाला है, मतलब ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। अभी हमने इसके बीच का कोण देखा, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हो वो वेक्टर डीएल के सापेक्ष कर रहे हो, रेखीय समाकलन के सापेक्ष कर रहे हो, यानी इसकी दिशा है। तो बताइए इस डीएल की दिशा क्या होगी? मतलब मान लीजिए डीएल नाम का टुकड़ा है, ठीक है, और मैंने कहा वेक्टर डीएल, तो डीएल तो एक लंबाई है सिंपल, आप इधर से मापो इधर से मापो, मुझे इसमें ये तो इसका परिमाण है। तो दिशा, वेक्टर का मतलब होता है दिशा को दिखाना, तो मैं इसकी दिशा कहाँ दिखाऊंगी? हमेशा याद रखिए कोई भी इस तरह की अदिश राशि है, कुछ ऐसा रहता है जैसे क्षेत्रफल है, ठीक है, ये जो रेखीय भाग है इसका अगर मुझे दिशा दिखानी है तो हमेशा इसकी दिशा इससे 90 डिग्री पर ही होगी। मतलब वेक्टर डीएल अगर दिखाना है तो वो इस दिशा में होगा, ठीक है, जिसको हम रेखीय सदिश भी कहते हैं। जैसे आपने 11वीं में 11th क्लास में अपने क्षेत्रफल सदिश देखा होगा। मतलब मान लीजिए ये किसी सतह है, इसका क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल तो जनरली 5 मीटर स्क्वायर 10 मीटर, मतलब आप सिर्फ परिमाण में मापते हो, लेकिन अगर इस क्षेत्रफल का सदिश दिखाना है, इसकी दिशा दिखानी है, तो इस पूरे क्षेत्रफल से किसी भी एक दिशा में आप 90 डिग्री की दिशा में इसका एरिया वेक्टर आप दिखा सकते हो। मान लीजिए इसका टोटल क्षेत्रफल ए है, तो इसका वेक्टर ए कहाँ दिखेगा? इससे जस्ट 90 डिग्री की दिशा में दिखेगा। मतलब परिमाण होता है तो खाली अदिश है, लेकिन सदिश उसके ऊपर लग जाता है और उसकी दिशा दिखानी होती है तो उससे 90 डिग्री पर दिखाई जाती है। ये आपका बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि वेक्टर बी और वेक्टर डीएल के बीच का कोण क्या है, तो आप केवल डीएल और वेक्टर बी के कोण तो आपका होगा 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन मैंने वेक्टर डीएल बोला तो वेक्टर डीएल की दिशा इस तरफ होगी, इससे 90 डिग्री पर, यानी कि वेक्टर बी और वेक्टर डीएल के बीच का कोण क्या होगा? थीटा = 0, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। कंफ्यूज मत होना, आपको खाली डीएल नहीं पूछा है, वेक्टर डीएल है, यानी कि जो भी इस डीएल भाग का 90 डिग्री पे इसकी दिशा दिखाई जाएगी, और चुंबकीय क्षेत्र भी इससे 90 डिग्री पर, यानी इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0 होगा। तो पहले हम इस छोटे से रेखीय भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। मतलब हम पहले इस छोटे सा, हमने कहा कि इस डीएल भाग पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो वेक्टर बी है, तो डीएल भाग का चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे तो सीधे धारावाही, यहाँ से हम इसका सिद्ध कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया कि एम्पियर किसे कहते हैं, और आपने उसकी थ्योरी में आंसर दे दिया जो मैंने आपको समझाया और ये लिखकर बता दिया। लेकिन अब आपको उसको सिद्ध करना है, तो आप जानते हैं कि सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अभी हम निकाल चुके हैं इसे, वेक्टर बी = μ0 2πi/r। ये हमने पिछले डेरिवेशन में किया था, सीधे अनंत लंबाई वाले चालक वाले डेरिवेशन से पहले। अब ये धारावाही चालक के लिए आपने निकाला था, सीधे धारावाही चालक के लिए, ठीक है। तो μ0 I 2π/r। अब देखिए ये तो आपके बी का मान है, इसे छोड़ दीजिए। अब आप जानते हैं
या हम सीधा सीधा LHS लेने पर, हमें सिद्ध करना है ना, तो हम LHS ले लेते हैं और RHS लेकर आ जाएंगे। तो इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, अब ये किसके बराबर होगा? तो सदिश में आपने नियम पढ़ा होगा कि सदिश में अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सदिश का अदिश गुणा बोलते हैं इसको, तो इनका केवल परिमाण लिखा जाता है और साथ में कॉस थीटा आ जाता है। दिशा हट जाती है और परिमाण आ जाता है और एंगल कॉस थीटा आता है। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर इन दोनों के बीच में सदिश गुणा होता है यानी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो AB इनके परिमाण लिखकर साइन थीटा आता है। ठीक है, तो यहाँ डॉट है तो अभी हम यहाँ क्या लिखेंगे? वेक्टर B डॉट वेक्टर DL कॉस थीटा, इनके परिमाण आ गए और कॉस थीटा आ गया। ठीक है, इंटीग्रल यानी समाकलन का साइन चल रहा है। अब देखिए B, चूंकि थीटा जो है किसके बीच का? B और DL के बीच का, वो कितना है? 0 डिग्री है, तो कॉस 0 का मान होता है 1। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास? इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल टू इंटीग्रल B डॉट DL और यहाँ पर आ गया 1। अब आप देखिए B को आप बाहर ले जाइए और इंटीग्रल आपको किसका करना है? DL का। B का मान आप सीधे धारावाही चालक के कारण क्या निकाल चुके हैं? μ0 2 पाई r I। और DL, इंटीग्रेशन ऑफ DL मतलब पूरी जितनी भी कुंडली है इसके सभी के छोटे छोटे भाग का आप समाकलन कर देते, तो वो मिलाकर क्या कहलाएगा? 2 पाई r, इसकी पूरी परिधि। ठीक है, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL μ0 I के बराबर है। नीचे भी आप लिख लीजिए। और ये ही इसका स्टेटमेंट था। ठीक है, एम्पियर ने अपने स्टेटमेंट में यही बात कही थी जो हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, तो यहीं तक आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह पूछा जाता है कि एम्पियर का परिपथ नियम क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो नियम को लिखना है, उसका मैथमेटिक फॉर्म लिखना है और फिर इसे सिद्ध करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।